वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। और जैसा कि हम लोग लास्ट के क्लासेस में समझ रहे थे, हम लोग चैप्टर 3 शुरू कर चुके हैं और आज कोशिश होगी मेरी कि मैं इसको ख़त्म कर दूं। सो लेट्स स्टार्ट टिल 21 वी हैड डन। आज हम लोग 22 कर रहे हैं। चैप्टर 3 जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। तो हमने करेक्शन की बात की है पहले भी, तो ये 22 जो है वो करेक्शन की बात करता है और अमेंडमेंट की बात करता है। होता यह है कि कई बार कभी हमारी गलती से, कभी उनके क्लरिकल एरर से कुछ क्लासेस की गलती हो जाती है या कुछ नेम में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो रजिस्ट्रार जो है उसको, वो अगर आपको अपनी तरफ से भेज रहा है एग्जामिनेशन रिपोर्ट जिसमें कह रहा है कि आपने ये गलती कर दी है, सपोज करो हमने कुछ जो क्लास के डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो अलग है और क्लास का नंबर जो दिया है वो अलग है, तो वो ये बात बोलेंगे। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो टीएम लिखा हुआ था तो उन्होंने भेजा कि भी इसको करेक्शन करो और ये जो पूरा जो आपका पैकेजिंग है उसमें से टीएम को या रजिस्ट्रेशन को आप मास्क करो। तो इस तरह के जो एरर्स हो जाते हैं उनके करेक्शन करने के लिए रजिस्ट्रार के पास ऑप्शन है कि वो जो है वो अलाउ कर दे इस करेक्शन के लिए। लेकिन कब, देखिए उन्होंने ये कंडीशंस लिख रखा है, कब वो अलाउ करेंगे, या तो बिफोर या आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है तब की बात मैं बोल रही हूँ कि उसके पहले या उसके बाद में अगर एक्सेप्ट भी कर लिया रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसके बाद में भी वो करेक्शन कर सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या सिचुएशन हो सकती है। तो कोई एरर हो गया होगा तो उसको करेक्शन करने के लिए वो अलाउ करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि ये तभी अप्लाई होता है जब वो सिंगल सिंगल एप्लीकेशन कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया आई एम लविंग इट, मैकडॉनल्ड्स, और जैसे और भी कई एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे जिसमें पार्ट वेज में वो रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है। तो उस वक्त क्या कहते हैं वो उस वक्त उनको अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग चेंजेस करने होंगे। तो अगर वो 2 या 2 से ज्यादा एप्लीकेशन है तो उस सिचुएशन में करेक्शन और अमेंडमेंट जो है वो पूरा टोटली करना पड़ेगा, सिंगल में करके नहीं होगा। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। तो subject to the provisions of section 19, an application for registration of a trademark has been accepted either, जब उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो बोल रहे हैं कि हाँ भैया हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। What happened? Okay, I have to first put it off. हाँ, तो जब एप्लीकेशन को अपोज नहीं किया गया, यानी कि जब इसको उन्होंने ये किया, एडवर्टाइज किया, तो उस वक्त किसी ने अपोज नहीं किया, तो या फिर जब अपोज भी किया था पर ये जो नोटिस ऑफ अपोजिशन जो हमने दिया था 4 महीने का टाइमिंग मांगते हैं, वो एक्सपायर कर गया है। ठीक है, वो एक्सपायर कर गया है। या फिर अपोज हुआ, लेकिन जब अपोज हुआ तो वो इनके फेवर, एप्लीकेंट के फेवर में डिसाइड हुआ, तो तब इन दो सिचुएशन में ही वो एक्सेप्ट करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि मैंने फाइल किया, फाइल करने पे मुझे एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया, मैंने उसका रिप्लाई दिया, जब रिप्लाई आया उन्होंने वो सेटिस्फाइड हुए या फिर वो मुझे हियरिंग के लिए बुलाए, मैंने वहां उनको सेटिस्फाई कर दिया, तो वो एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि वो उसको पब्लिश कर दिए, अपने जर्नल में एडवर्टाइज कर दिए। फिर वो 4 महीने वेट कर रहे हैं। वेट क्यों कर रहे हैं? कि कोई देखे और उसको अपोज करना चाहे तो अपोज करे। तो जब वो अपोज किया और ये एक्सेप्ट नहीं किए उनके अपोजिशन को, या फिर जो अपोजिशन आया उसका वो नोटिस सामने वाले को दिए, सामने वाले ने जवाब दिया, उसको भी बुलाया गया जिसने अपोज किया था कि आप हियरिंग में आइए, नहीं आए तो टाइम एक्सपायर कर गया, नोटिस एक्सपायर कर गया, या फिर अपोज ही नहीं हुआ, या फिर अपोज हुआ तो इनके फेवर में डिसाइड हुआ, इस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन होने के लिए वो अलाउ करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन शैल अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट, जैसे कोई कोई केसेस में कर सकती है गवर्नमेंट, जो कि अलाउड है कि मान लो वो मोरालिटी के अगेंस्ट हो गया है या फिर सेफ्टी ऑफ द नेशन को लेकर इशू हो रही है, उन सब सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है टू स्टॉप इट। तो ये जो है रजिस्टर, जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर होता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट, विद इन 18 months ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, और इसको इन्होंने, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ये 2 लिखा है, तो इंसर्टेड बाय सेक्शन 4 एबिट विथ, मतलब ये जो ये ऊपर का है
ये 8/7/2013 में अमेंडमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेंडमेंट में वो क्या, 13 के अमेंडमेंट में इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या उन्होंने ऐड किया था। ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, द रजिस्ट्रार शैल इशू टू द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म thereof sealed with the seal of the trademark registry. Very easy to understand this. Where registration of a trademark is not completed within 12 months. So यहाँ पे टाइम पीरियड इन्होंने क्या कहा कि ये 12 months अगर बीत जा रहे हैं और एप्लीकेंट की गलती से बीत रहे हैं, मतलब बीत गए हैं, एप्लीकेंट ने कुछ जवाब नहीं दिया है जो मांगा गया है, या एप्लीकेंट जो है शो कॉज हियरिंग को बार बार डेट बढ़ा रहा है, या कुछ इस तरह की चीजें हैं, उस वक्त रजिस्ट्रार जो है उनको नोटिस दे सकता है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर जहां जहां आप पढ़ेंगे, ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर आप समझ जाइएगा कि इससे कनेक्टेड कोई पर्टिकुलर फॉर्म है, और वो फॉर्म कहाँ मेंशन होगा, रूल्स में मेंशन होगा, और वो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उसके आते हैं कि कौन सा रूल होगा या फिर कौन सा फॉर्म नंबर होगा। यानी एज अ ट्रेडमार्क एजेंट आपको ये चीजें जाननी होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्म नंबर अप्लाई करेगा इस पर्टिकुलर इशू के लिए। आपको कितने पैसे लगेंगे ये भी समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी जैसे मैं आपको ये खत्म करा रही हूँ, आपको ट्रेडमार्क एक्ट, ये खत्म होते ही मैं रूल पढ़ाऊंगी और रूल को मैं कनेक्ट करूंगी एक्ट के सेक्शन से, और तब हम लोग उसी के साथ साथ फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो ये वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं इसको जल्दी से खत्म करा के उस पर भी आने वाली हूँ, और उसके बाद हम लोग कुछ मॉक टेस्ट या फिर कोई MCQ तरह के क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। द रजिस्ट्रार में अमेंड द रजिस्टर और सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ करेक्टिंग अ क्लेरिकल एरर और एन ऑब्वियस मिस्टेक। यानी यहाँ पर जब ये क्लेरिकल एरर के लिए बोल रहा है जो कि अमेंड हो जाएगा, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ये यहाँ पर क्या है, अब वो रजिस्टर हो चुका है, तब कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो वो करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज जॉइंटली ओन्ड बाय ट्रेडमार्क, ओन ट्रेडमार्क। देखिए कई बार ऐसा होता है कि दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर अलग अलग शहरों में अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं रिलेटेड टू द सेम थिंग, तो वो सेम मार्क यूज कर रहे हैं और दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है इस बिजनेस में, तो वो चाहते हैं कि दोनों के नाम पर मार्क हो, तो वहां पे वो जॉइंटली फाइल कर सकते हैं फॉर द सेम मार्क, फॉर द सेम क्लास, सेम वर्क, सेम डिस्क्रिप्शन, और दोनों के नाम पे जॉइंटली वो होगा, दो ओनर्स के नाम पे। लेकिन अगर ये दो ओनर्स एक दूसरे के डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, तो इस यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है वो जॉइंटली उनको नहीं दे सकता है। इट्स नॉट अलाउड कि वो दोनों ने जॉइंट की तरह उसको फाइल ही नहीं किया है, और आप उसको, क्योंकि सिमिलर नेम है, सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, सेम क्लास है, तो लेट्स गिव बोथ ऑफ देम जॉइंटली, ऐसा नहीं किया जा सकता है अनटिल अनलेस दोनों में से एक पार्टी ने कह दिया है कि उनको दे दिया जाए, या फिर दोनों पार्टी ने अग्री किया है कि हम लोग को जॉइंटली दे दिया जाए। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। ड्यूरेशन, रिन्यूअल, रिमूवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको ये बात पता है कि 10 इयर्स के लिए ये होता है, तो ये देखिए ये 10 इयर्स है, लेकिन इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्रेडमार्क इज फॉर परपेचुइटी। अगर मैं बाकी IPR की बात करूं तो सबका एक एंड टर्म पीरियड है, चाहे वो कॉपीराइट हो, फॉर एग्जांपल अगर वो लिटरेरी वर्क है तो 60 इयर्स प्लस द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, यानी लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 इयर्स है। उसके अलावा अगर मैं पेटेंट की बात करूं 20 इयर्स है, डिजाइन 20 इयर्स, सेमीकंडक्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पर ये 10 इयर्स के लिए है, और बट इसको कहा जाता है इन परपेचुइटी। क्यों? क्योंकि इसको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। यानी आफ्टर 10 इयर्स यू अगेन रिन्यू इट फॉर 10 मोर इयर्स, तो इस तरह से आपका वो एक्सपायर नहीं करेगा। इसका बेसिक रीजन ये है कि ये ट्रेड रिलेटेड वर्क है, और ट्रेड जो है सबका इंडिविजुअल होता है, तो वो ट्रेड पर इम्पैक्ट ना आए इसके लिए ये ऐसे करके इसको ये दिया गया है कि इसको रिन्यू कर सकते हो। रिमूवल में लेट्स रीड इट, वी विल अंडरस्टैंड। The registrar shall, on application made by the registered proprietor of a trademark in prescribed manner, again the term is prescribed manner, prescribed period, यानी खत्म होने के कुछ पीरियड तक वो लागू करते हैं, 10 years होने के बाद डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द लास्ट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन एज द केस में भी, यानी
उन्होंने 2090 में अप्लाई किया, 2090 में उनको मिल गया है, तो 2020 मिल भी नहीं गया है, तो जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया उस दिन से डेट मान लिया जाता है कि ये डेट जो था इसी डेट को इनको ट्रेडमार्क मिला है। तो वो 2020 19 में है, 90 में है, तो 20 में अगेन वो ये करेंगे 2000 में, और 2010 में उन्होंने फिर रिन्यू किया होगा, फिर 2020 में रिन्यू किया होगा। तो ऐसे करके उनका जो लास्ट रिन्यूअल रहा वो, या फिर मान लो 2010 में उन्होंने फाइल किया और उनको वो मिला, तो वो 2020 में उनका जहां से एक्सपायर हुआ, मतलब जहां से उनका ओरिजिनल फाइलिंग हुआ था उसके बाद से 10 years पे उनको रिन्यू करना है। Before the expiration of last rest of the registration of the registrar shall send notice in the prescribed manner, क्योंकि यहाँ पे टर्म यूज हुआ है shall, that means कि वो भेजेंगे ही, वो भेजकर आपको बोलेंगे कि आपका मेल आईडी रहता है उनके पास, आपका फोन नंबर रहता है उनके पास, तो वो आपको आजकल मैसेजेस भी आने लगे हैं, वैसे तो मेल आता है, पहले तो सिर्फ हार्ड में ही आता था थ्रू पर्टिकुलर मीन सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट, लेकिन अभी वो मेल में ही ज्यादातर चीजें आती हैं। Provided the registrar shall not remove the trademark from the register if an application is made in the prescribed form and prescribed fee and surcharge, if paid, is paid within 6 months from the expiration of the trademark, and shall renew the registration of trademark for a period of 10 years under subsection 2। तो मान लो उन्होंने नहीं किया और भूल गए, तो वो 6 महीने के अंदर उनको फिर करना है, और उसके साथ उनका कुछ सरचार्ज लगेगा वो भी उनको प्रॉपरली देना है, उसके अलावा जो फॉर्म प्रिस्क्राइब है वो भी उनको भरना पड़ेगा, और उनका रीजनिंग भी सही होना चाहिए। वेयर अ ट्रेडमार्क हैज बीन रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, जैसे ऊपर के कंडीशंस में से देखिए, अगर उन्होंने नहीं दिया तो the registrar shall, after 6 months and within 1 year from the expiration of last registration of the trademark, on receipt of an application in prescribed form and on payment of prescribed fee, if satisfied that it is just to do so, restore the trademark to the register and renew the registration of the trademark, either generally or subject to such conditions or limitations as he thinks fit to impose, for a period of 10 years from the expiration of last registration। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कब रिन्यू कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 10 years में, और 10 years के बाद 6 months का पीरियड देता है जिसमें आपको सरचार्ज के साथ प्रिस्क्राइब फीस प्रिस्क्राइब फॉर्म में आप उसको डाल सकते हैं, वो ले लेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी आप नहीं करते हैं, तो अगर रजिस्ट्रार को रीजनिंग सही लगा कि क्यों उन्होंने नहीं किया था रिस्टोर, तो रजिस्ट्रार अलाउ कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 6 months। रिव्यूअल होने के बाद क्या होता है, फॉर फेलियर टू पे फी फॉर रिन्यूअल, ये आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड, लेकिन हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जैसे 1 year बीतेगा उसके बाद, क्योंकि 6 महीने प्लस 6 महीने उनको मिलने हैं, तो अगर वो 1 year बीत जाता है उसके बाद भी वो रजिस्टर नहीं किए हैं, तो आई मीन रिन्यू नहीं किए हैं, तो क्या होता है, it shall nevertheless, for the purpose of any application for registration of another trademark during 1 year next after the date of removal, be deemed to be trademark already on register unless the tribunal is satisfied, यानी उसको उसका वो नाम हट नहीं जाता है, कोई और फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन किस सिचुएशन में, there has been no bona fide trade use of trademark which has been removed during the 2 years immediately preceding its removal, यानी 2 साल के अंदर तक उन्होंने उस मार्क को कहीं यूज नहीं किया, तो कोई बिजनेस नहीं किया, तो वो दूसरा कोई अगर फाइल किया उसी नेम से, तो वो फाइल करेगा तो उसको वो मिल जाने की संभावना है। या फिर यानी यहाँ पे जब ये शब्द इस्तेमाल हो गया है आपको और, तो यानी कि ये या फिर ये, that no deception or confusion would be likely to arise from the use of trademark which is the subject of application for registration by reason of any previous use of the trademark which has been removed। यानी जब बिजनेस ओनर ने अपनी अपनी पैठ बना ली, उसके अपने कंज्यूमर्स बन गए, उसका अपना गुडविल बन गया, और वो रिन्यू नहीं करा पाया, और वो 2 साल के अंदर वो यूज नहीं कर रहा था या कर रहा था, तो दूसरा कोई फाइल किया, तो यहाँ पर जो दूसरा फाइल किया उसको तभी मिलेगा जब ये बात समझ में आ जाएगी रजिस्ट्रार को कि दूसरे को मिलने पर पहले वाले के कंज्यूमर को कंफ्यूजन ना हो या फिर उनको डिसीव करने की कैपेसिटी ना हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। I might take a break of 2 days because I am out of town. I am visiting one of the family members for a wedding occasion. तो मैं जब आऊंगी तो मैं फिर वापस कंटिन्यू करूंगी। Till that time
आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि जैसे आपको नया वीडियो आया आपको नोटिफाई हो जाए। उसके अलावा आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप उसको पढ़िए, क्योंकि आपका मेन मकसद पढ़ना है और उसको एग्जाम को क्रैक करना है। ओके, थैंक यू।